माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप अपनी बुक में ये काइट बनाइए, ये पतंग बनाइए, उसके साथ उसका एक धागा है वो बनाइए। अभी ये बनाने के बाद जो है कि आपका जो है दो चीज आपको लिखना है। सबसे पहला लिखना है फैमिली ड्रीम और दूसरा चीज लिखना है अर्निंग पावर। अभी आपने फैमिली ड्रीम, अभी इसको हम लोग एक मेटाफर के हिसाब से देखते हैं कि आप जब भी काइट फेस्टिवल आता है, हम लोग काइट को जो है आसमान में लेके जाते हैं, वैसे ही आपका जो है वो काइट जो है वो फैमिली ड्रीम है और आपका अर्निंग पावर जो है वो उसका थ्रेड है, धागा है। अभी जितना भी आपके फिरकी में और आपके पास जितना भी वो मांझा रहेगा या थ्रेड रहेगा, उतना वो काइट जो है ऊपर ऊपर जो है जाता जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि बीच में किसी ने आके उसको काट दिया, तो वो काइट का क्या होगा? आपने उसको काट दिया या किसी ने आके पेच लगाया और वो कट गया, तो फैमिली का जो है काइट जो है वो कहाँ पे जाएगा? वो गिरते 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 नीचे आ जाएगा। और वो उसका भी वो काइट का क्या होगा? तो वो काइट जो है वो टूट जाएगा, वो जो काइट जो है बिखर जाएगा, वो काइट जो है उसका जो है फिनिश हो जाएगा। तो अभी इसको ही हमारे फैमिली के साथ हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो हमारा फैमिली जो है हमारे अर्निंग पावर के बिना फिनिश हो जाएगा, या हमारी जो एसेट्स है वो एसेट्स सारी जो है, वो जो एसेट्स मैंने क्रिएट की है उसको बेचना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होने के लिए हम लोगों को क्या करना है? रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट जब भी हम लोग करते हैं, रिस्क को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो हमारा हार्ड अर्न मनी जो इतने सालों से हम लोग ने कमाया है, उसका जो है वो बिकना नहीं चाहिए, या वो उसमें जो है घटोती नहीं होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे ध्यान में रखना है। तो रिस्क मैनेजमेंट में उसका मतलब है मुझे प्रोटेक्ट करना है। किस चीज को प्रोटेक्ट करना है? मुझे डेथ हो गया तो डेथ के अगेंस्ट मुझे जो लॉस होने वाला है उससे मुझे प्रोटेक्ट करना है। क्रिटिकल इलनेस हो गया, उससे मुझे जो लॉस होने वाला है उससे मुझे प्रोटेक्ट करना है। डिसेबिलिटी हो गया, हाथ पैर गला या जो भी है, तो ये डिसेबिलिटी हो गया, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है। और एक्सीडेंट से मुझे प्रोटेक्ट करना है। सो माय डियर फ्रेंड, हम लोग किस चीज को प्रोटेक्ट करते हैं? एसेट्स को। और मेरी फैमिली में सबसे बड़ा एसेट कौन है? मैं हूं। मेरे फैमिली मेंबर है जिसका अर्निंग कैपेसिटी है, उसको हम लोग एसेट्स बोलते हैं। जैसे हम लोग एक प्रॉपर्टी को एसेट बोलते हैं, कार को एसेट बोलते हैं, मेरे बैंक में पैसे पड़े हैं उसको मैं एसेट बोलता हूं। तो ये सब मेरे नेटवर्क मेथड में आता है कि ये सारे मेरे एसेट्स हैं। और मैं जब भी एसेट्स को मैं प्रोटेक्ट नहीं करता हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? गैम्बलिंग कर रहा हूं। उसका मतलब क्या है? नॉट प्रोटेक्टिंग एसेट इज गैम्बलिंग। यू आर द बिगेस्ट एसेट्स। माय डियर फ्रेंड, आपका अर्निंग पावर जो है वो सबसे बड़ा एसेट है, जो फैमिली को एक अम्ब्रेला के नीचे रखता है, एक शील्ड के नीचे रखता है, एक प्रोटेक्शन के नीचे रखता है। कि बारिश आ रहा है या कोई भी तकलीफ है, तो या धूप ज्यादा है तो हम लोग छाता निकलते हैं। वैसे ही प्रोटेक्शन एक छाता है कि हमारे फैमिली को भीगने से बचाएगा या अनसर्टेनिटी से बचाएगा। तो ये बात मुझे देखना है। तो चलो हम माय डियर फ्रेंड रिस्क मैनेजमेंट पे जाते हैं और रिस्क को समझते हैं कि रिस्क का मतलब क्या है। तो मेडिक्लेम भी जो है एक प्रोटेक्शन है। हॉस्पिटल एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म केयर, सर्जरी, क्रिटिकल इलनेस, इससे मुझे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस है, लॉस होने का चांसेस है, लॉस होने का चांसेस है। पर्सनल एक्सीडेंट, प्री एंड पोस्ट ट्रीटमेंट, तो ये सब में लॉस होने का चांसेस है। सो माय डियर कस्टमर, माय डियर फ्रेंड, रिस्क का मतलब क्या है? तो रिस्क का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस, नेगेटिव वेरिएशन बिटवीन डिजायर एंड एक्चुअल। सो नेगेटिव वेरिएशन होता है। नेगेटिव मींस मेरा पैसा जेब से चला जाता है, मेरा नुकसान। लॉस का मतलब क्या है? नुकसान होना। नुकसान होने का जहां पे भी चांसेस है उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। किसी को भी हम लोग समझो मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हूं और मैं किसी को माल दे रहा हूं, तो मैं देखता हूं उसमें कि भाई उसमें मेरा सिक्योरिटी कितना है, गारंटी कितना है, पार्टी का स्टेबिलिटी कितना है। और उसके बाद में ये सब देखने के बाद, और या मैं
मैं उसके पास से सिक्योरिटी लेता हूँ, और उसके बाद ही मैं, कोई नया पार्टी है तो मैं सिक्योरिटी लेता हूँ, उसके बाद ही मैं उसको माल देता हूँ। तो ये सारा चीज जो है, ये हम लोग उसको बोलते हैं कि मेरा नुकसान तो नहीं होगा ना। तो ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं माय डियर फ्रेंड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस। तो रिस्क का मतलब है, अभी मैनेजमेंट का हम लोग देखते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में दो चीज को आपको देखना है, एक है रिस्क को कंट्रोल करना है या रिस्क को फाइनेंस करना है। तो ये याद रखना, पेपर पे लिख लो, रिस्क कंट्रोल करना है या रिस्क को फाइनेंस करना है। अभी रिस्क कंट्रोल का मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड? रिस्क कंट्रोल का मतलब ये है रिस्क अवॉइडेंस एंड रिस्क प्रिवेंशन। एग्जांपल लेते हैं, रिस्क अवॉइडेंस। अभी समझो कोविड चल रहा है और मैं घर के बाहर ही नहीं निकल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? रिस्क को अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि मैं किसी को मिल ही नहीं रहा हूं, किसी के संपर्क में नहीं आ रहा हूं और मैं दूर रह रहा हूं लोगों से, तो मैं घर पे ही हूं, तो मैंने रिस्क को अवॉइड किया। लेकिन मुझे अभी काम तो करना ही है, मुझे बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। तो दूसरा है रिस्क प्रिवेंशन। मैं बाहर निकला हूं, लेकिन मैंने मास्क पहन के मैं बाहर निकला हूं, मैं हाथ को सैनिटाइज करता हूं, मैं डिस्टेंस रखता हूं। तो इससे, जिससे मुझे जो वायरस है, दूसरे का कोई भी चीज है, वो उससे मैं जो है, मुझे उसका असर ना हो, इम्पैक्ट ना हो, तो मैं देखता हूं, उसको रिस्क प्रिवेंशन बोलते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में दो चीज हम लोग ने देखा, रिस्क कंट्रोल या रिस्क फाइनेंसिंग। रिस्क कंट्रोल में हम लोग ने दो चीज देखा, रिस्क अवॉइडेंस या रिस्क प्रिवेंशन। अभी मुझे क्या देखना है? अभी रिस्क और प्रिवेंशन, अभी भी समझो कि भाई मैंने अवॉइड भी नहीं कर पाया, प्रिवेंट भी नहीं कर पाया, तो मुझे क्या करना है? रिस्क फाइनेंसिंग। तो रिस्क फाइनेंसिंग में अगेन दो चीज है, रिस्क रिटेंशन या रिस्क को ट्रांसफर। सो रिस्क को मुझे रिटेन करना चाहिए या मुझे रिस्क को ट्रांसफर करना चाहिए। तो ये चीज को देखते हैं, रिस्क रिटेंशन। तो उसमें मुझे समझो मैंने रिटेन किया, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? रिस्क को मैंने मेरे पास ही रखा, तो मुझे कॉर्पस होना चाहिए मेरे पास, या मुझे राइटिंग ऑफ लॉसेस होना चाहिए। समझो मैं, हम लोग अभी एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास समझो कि भाई कॉर्पस जो है, कॉर्पस का मतलब है फंड। तो मैंने रिस्क को रिटेन किया, तो मेरे पास फंड होना चाहिए, और वो फंड मैंने लॉस हो रहा है तो उसका मैं मेरे बुक्स में राइट ऑफ कर दूं, वो मैं भूल जाऊं कि मुझे वो लॉस हुआ, तो उसका मुझे इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अभी मुझे इसको मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि किस तरीके से इसको समराइज करना है, कि लॉस का दो चीज को देखना है, सीवियर है या फ्रीक्वेंट है। सीवियर है या फ्रीक्वेंट है। तो जब भी मैं रिस्क मैनेजमेंट करता हूं, तो मुझे एक मैं आपके साथ अभी इसको समराइज करता हूं, रिस्क रिटेंशन और रिस्क ट्रांसफर। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैं करता हूं, क्लाइंट के सामने ये ड्रॉ करना है, एक लाइन आपने, सीधा लाइन आपने ड्रॉ कर दिया, और एक लाइन ऐसे ऐसे लाइन को ड्रॉ कर दिया, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अभी यहां में मैंने सीवियरिटी लिखा, यहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी लिखा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, जब भी क्लाइंट के सामने मैं प्रेजेंट करता हूं, मैं ड्रॉ करता हूं। मैंने क्यों यहाँ पे उसको पावर पॉइंट में नहीं डाला? क्योंकि जब भी आप ऐसे ड्रॉ करते हो, क्लाइंट का जो अटेंशन है आपके साथ 100% आ जाता है। मे भी थोड़ी देर पहले वो कुछ और सोच रहा था, ये सोच से अभी वो निकल जाएगा, और डायरेक्ट आपके सामने आप क्या ड्रॉ कर रहे हो, क्या लिख रहे हो, वो आपको वो टोटल अटेंशन देगा। तो जब भी क्लाइंट अटेंशन में होता है, आपको 100% अटेंशन देता है, उसका हियरिंग और सीइंग एबिलिटी जो है वो बढ़ जाता है, और आपका जो पॉइंट कन्वे करना चाहते हो वो पॉइंट कन्वे हो जाएगा। तो आपने ऐसे उसको ड्रॉ किया और क्वाड्रेंट बना दिया, या आपने ये 4 क्वाड्रेंट बना दिया, और यहाँ पे सीवियरिटी के बाजू में लो सीवियरिटी, हाई सीवियरिटी, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी ऐसे लिख दिया। बराबर है। बाद में आपको क्या लिखना है? 1 2 3 4, 4 क्वाड्रेंट बन गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है, यहाँ पे क्या आ रहा है? फ्रीक्वेंसी हाई। बाद में सीवियरिटी क्या है? सीवियरिटी जो है वो लो है, सीवियरिटी लो है। बराबर है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी लो और सीवियरिटी भी लो। यहाँ पे सीवियरिटी हाई, फ्रीक्वेंसी जो है वो लो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी हाई और सीवियरिटी भी हाई। बराबर है। अभी मैंने इतने सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं, तो मुझे जो है फ्लुएंसी है। सो आप जो है 0 to 10 मींस 1 से 10 प्रेजेंटेशन दोगे, आपका कंफर्ट लेवल बनेगा।
10 से 20 आप प्रेजेंटेशन दोगे आपका और कंफर्ट लेवल बनेगा, और 30 से ज्यादा आप प्रेजेंटेशन दोगे तो आपका फ्लुएंसी बिल्ड हो जाएगा। जैसे मेरा फ्लुएंसी है, मैंने 30 से ज्यादा प्रेजेंटेशन दे दिए, क्योंकि कैंसर में मैं आज मेरा टॉप रैंकिंग में नाम आता है। और मेरा हर टीओटी, मैंने लास्ट ईयर 3 टीओटी किया, तो एक टीओटी के पीछे जो है एक कैंसर, एक एमडीआरटी कैंसर से मैं करता हूं। ये मेरा स्ट्रेटेजी है। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा पोटेंशियल है ये प्लान के अंदर। और ये प्लान मेरा मानना है, जैसे ही प्लान इंट्रोड्यूस हुआ मैंने पहले ले लिया। क्यों लिया मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो समझो फ्रीक्वेंसी हाई है, सीवियरिटी लो है। अभी इसको समझ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी हाई है मींस ये घटना जो घट रही है, ये उसका जो है घटने का जो है वो ज्यादा घट रही है। उसका मतलब ये है कि अभी लोग जो है, समझो कि भाई मैं एक एग्जांपल लेते हैं, समझो बुखार, जुकाम, लूज मोशन। अभी लूज मोशन कहां पे आएगा? लो फ्रीक्वेंसी है, जल्दी जल्दी किसी को लूज मोशन नहीं होते। लेकिन समझो कि हम लोग लेते हैं कि सीजन जैसे जैसे चेंज होता है, लोगों को जो है वो ये सारा चीज, बुखार आना या जुकाम होना, कफ होना, कोल्ड होना, ये सारा चीज हो जाता है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। लेकिन सीवियरिटी मतलब फाइनेंशियल इंपैक्ट, तो सीवियरिटी लो है। 10 रुपया 20 रुपये के गोली में मेरा ये जो है ये सिम्टम्स जो है वो क्योर हो जाते हैं। तो जनरली लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका कोई क्लेम नहीं करते, रिस्क को रिटेंशन करते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी हो गया रिस्क रिटेन करना। अभी मैंने जैसे लूज मोशन का बात किया, सीवियरिटी भी लो है, फ्रीक्वेंसी भी लो है, तो यहाँ पे भी मैंने रिस्क को रिटेन किया। लेकिन आप देखोगे सीवियरिटी हाई है, फ्रीक्वेंसी लो है। फॉर एग्जाम्पल सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी लो है। अभी समझो मैं को बोलता हूं कि लाइफ में एक्सीडेंट होना जो है, लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन लोगों के हाथ पैर चले जाना, डिसेबलमेंट होना, ये फ्रीक्वेंसी लो है लेकिन सीवियरिटी बहुत हाई है। मेरे हाथ पैर चले गए तो उसका मतलब ये है कि मेरा काम करने का एबिलिटी जो है वो चला गया। अभी मेरा काम करने का एबिलिटी चला गया तो उसके लिए मुझे क्या हुआ, मेरा क्रिएशन में नया इनकम जो क्रिएट करने वाला था वो अटक गया। अभी मैंने क्रिएट करना अटक गया तो मेरे पास कोई ना कोई एसेट्स होना चाहिए जिससे मेरा बाकी का लाइफ चले, बाकी का लाइफ चले। और मेरे पास समझो एसेट भी है और मैं चाहता हूं कि मेरा एसेट्स जो है वो कम ना हुए, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सीवियरिटी हाई है, फ्रीक्वेंसी लो है, तो मुझे RT करना चाहिए, रिस्क को ट्रांसफर करना चाहिए। ये किसको ट्रांसफर करना चाहिए? इंश्योरेंस कंपनी को, जो पर्सनल एक्सीडेंट करती है, डिसेबलमेंट करती है। जो मेरा एक्सीडेंट से मेरे जो पार्ट्स को नुकसान होते हैं, बॉडी पार्ट्स को नुकसान होते हैं, जिससे मेरा अर्निंग कैपेसिटी चला जाएगा, तो मैंने कोई कंपनी को मेरा रिस्क दे दिया और उसने रिस्क को ले लिया। मैंने समझो 2 करोड़ का डिसेबलमेंट लिया और मेरा कोई भी जो है हाथ पैर गया एक्सीडेंट में, तो ये 2 करोड़ रुपया मुझे मिल जाएगा। और बाकी का मेरा लाइफ जो है वो मुझे 2 करोड़ से, समझो मेरा लाइफस्टाइल में मुझे 12 लाख का साल का खर्चा है, तो मुझे 2 करोड़ मैंने किधर भी इन्वेस्ट किया तो मुझे लाख रुपया मंथली आएगा। तो ये हो गया मेरा रिस्क मैनेजमेंट। और लेकिन मैंने ये रिस्क को ट्रांसफर नहीं किया, रिटेन किया, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस या बिकॉज ऑफ मुझे कुछ होने वाला नहीं है उससे। तो क्या होगा, ये रिस्क को मैंने ट्रांसफर नहीं किया, रिस्क को रखा, तो मेरे पास 2 करोड़ का मेरे पास एसेट्स जो है, इक्विटी के फॉर्म में, प्रॉपर्टी के फॉर्म में, बॉन्ड्स के फॉर्म में, गोल्ड के फॉर्म में मुझे बेचना पड़ेगा। तो ऐसा कोई करना नहीं चाहेगा। तो आपने बराबर एक्सप्लेन किया। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है क्वाड्रेंट 3 में आते हैं। तो इस तरीके से प्रेजेंट करना है, क्लाइंट को हेल्प करना है डिसीजन लेने में। और माय डियर फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी हाई है, सीवियरिटी हाई है। अभी समझो कि 10 में से 9 लोगों को कोविड हो रहा है, नया कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ये रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हो जाएगा। जैसे अफ्रीका में, तो वहां पे वायरसेस बहुत है, कोई भी कंपनी वहां पे जो रहता है यहां से इंश्योरेंस नहीं कर सकता, तो वो वहां पे जा रहा है, कोई भी उसका जो है ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करेगा, क्योंकि कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। तो जहां पे भी लोग इसी जगह पे काम कर रहे हैं जहां पे जान का खतरा है, मौत का कुआं है, तो वहां पे ये खतरा बहुत है, तो वो कोई भी कंपनी खतरा उठाने के लिए रेडी नहीं होगी। या आपका एज हो गया है, अभी 60 के बाद नया इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस लेना बहुत ही चैलेंजिंग है।
या नहीं के बराबर है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई है, सीवियरिटी भी हाई है। तो यहाँ पे रिस्क को रिटेन ही करना पड़ता है, रिस्क ट्रांसफर नहीं करते। तो इंटेलिजेंस कहाँ पे है? तो इंटेलिजेंस वहां पे है जहां पे रिस्क को ट्रांसफर होता है, ये क्वाड्रेंट में, वहां पे रिस्क को ट्रांसफर कर देना चाहिए। सो इन शॉर्ट, रिस्क को रिटेन तब किया जाता है जब उसमें फाइनेंशियल लॉसेस जो है नहीं के बराबर है। रिस्क ट्रांसफर जब होता है जब वहां पे रिस्क का मींस मेरा फाइनेंशियल लॉसेस का चांसेस बहुत है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अभी हम लोग ने जैसे बताया कि 5 चीजों को प्रोटेक्ट करना चाहिए जिससे फिस्ट बनता है, ताकत आता है। लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड होम इंश्योरेंस। तो ये 5 चीज को आपने प्रोटेक्ट कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, क्रिटिकल इलनेस, पर्सनल एक्सीडेंट एंड होम इंश्योरेंस। तो मेरा घर जो है बहुत कीमती है और मैंने उसमें बहुत खर्चा किया है, तो उसको मुझे रिस्क को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि कल ऐसा कोई नेचुरल कैलेमिटीज आया और मेरे घर को नुकसान हुआ तो वापस रीबिल्ड करने के लिए मेरा कैपिटल साफ नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे देखना है। सो माय डियर फ्रेंड, अभी हम लोग बात करने वाले स्पेशल टॉपिक के ऊपर जिसके लिए हम लोग मिले हैं, कि जैसे मेरा मास्टरी है ये सब चीजों के अंदर, या मुझे नॉलेज है ये चीजों के अंदर जिससे लोग खरीद लेते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं क्रिटिकल इलनेस। और क्रिटिकल इलनेस, कोई भी क्लाइंट बोलेगा क्यों क्रिटिकल इलनेस में आप खाली कैंसर कवर कर रहे हो? सो आपको क्या बोलना है, कैंसर जो है वो एक ऐसा बीमारी है जिससे आपका अर्निंग कैपेसिटी जो है वो चला जाता है, वो आपका मेटाफिजिकल एनर्जी है, काम करने का जो शक्ति है वो चला जाता है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, कैंसर के बारे में थोड़ा बहुत आप जो है स्टेटिस्टिक दे रहा हूं कि कैंसर क्या है। तो मैं पहले वो बता रहा हूं। तो कैंसर इज क्योरेबल एंड टू क्योर कैंसर ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। पहले क्या बोला जाता था, कैंसर मतलब कैंसर, लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है 21st सेंचुरी में, कैंसर इज क्योरेबल, क्योर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत बड़ा पैसा लगेगा, बहुत बड़ा पैसा लगेगा। जो लेकिन ये बीमारी जो है ये इंडिविजुअल को, फैमिली में से किसी को स्ट्राइक होती है, किसी को आती है, लेकिन पूरा फैमिली फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली सफर होता है। क्योंकि यहां से वहां उसको समझो कि कोई कोई रूरल एरिया में रह रहा है तो उसका कैंसर ट्रीटमेंट के लिए उसको टाटास में आना है तो उसको बॉम्बे आना पड़ेगा। तो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली लोग पूरा डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके हिसाब से। और ये कैंसर जो है एक ही ऐसा डिसीज है, ये पूरा फैमिली का स्टेबिलिटी को वाइप आउट कर देता है। बाकी समझो हार्ट डिसीज है, तो हार्ट डिसीज जो होती है उसकी लोगों को हो रही है, लेकिन उसमें 7 दिन में आप वापस काम पे जा सकते हो, 7 दिन में आप वापस काम पे जा सकते हो। मेरे क्लाइंट ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया तो वो वापस कई साल हो गए, 12-15 साल हो गए, एक भाई ने दूसरे भाई को किडनी को डोनेट किया, और वो दोनों भाई आज एक किडनी पे है, और एक का एज अभी 58 है और दूसरे का 55 है। छोटे भाई ने बड़े भाई को किडनी डोनेट किया, और वो इतने सालों से, वो करीबन ये चीज को 12 से 15 साल हो गए। तो ये 12 से 15 साल में दोनों जो है उसका काम कर रहे हैं, एफिशिएंट है, ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो एक किडनी से लोग जी रहे हैं। लेकिन कैंसर एक ऐसा चीज है जिसमें कम फैमिली का टोटली स्टेबिलिटी जो है वो चला जाता है। पहले क्या रीजन थे कैंसर होने के लिए? 3 मेजर रीजंस थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसके हिसाब से जो है केमिकल ओमिशन होने लगा, केमिकल निकलने लगा, वो धुआं छूटने लगा, और इतने सारे जहरी केमिकल थे, पॉइजन केमिकल थे जिससे लोगों को कैंसर होता था। और दूसरा एक चीज था वो जो है वो टोबैको। तो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, सिगरेट के फॉर्म में, मावा के फॉर्म में, बीड़ी के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में जब भी आप टोबैको लेते हैं तो वो आप इनवाइट कर रहे हैं कैंसर को। तो ये पुराने रीजंस थे। अभी नए रीजंस क्या है कैंसर के? तो कैंसर का रीजन है एक्सेस टी, कॉफी, प्लास्टिक से कैंसर हो रहा है लोगों को, प्लास्टिक बोतल। तो माय डियर फ्रेंड, आप कुछ भी ऐसा चीज कर रहे हो तो प्लीज देखिए, संभालिए अपने आप को, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग चौकन्ना हो सकते हैं, होने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज को संभालिए। सेकंड जो है आज रीजन है
क्यों लोग ऑर्गेनिक फूड में ट्रांसफर हो रहे हैं? क्योंकि आज हमारे खाने में जो भी वेजिटेबल्स आ रहे हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड है। और आप सत्यमेव जयते का एक एपिसोड देखेंगे तो वहां पे आज लोग जो है कमाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, पूरा एपिसोड इसके ऊपर है कि लोगों को कैंसर इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि पेस्टिसाइड यूज किया जाता है। और तीसरा रीजन है माय डियर फ्रेंड, पॉल्यूटेड एयर। हर जगह पे आप देखिए, दिल्ली में, बॉम्बे में कितना व्हीकल और कितना पॉल्यूशन है जिससे लोगों को कैंसर हो सकता है माय डियर फ्रेंड। सो कैंसर के स्टेटिस्टिक क्या है तो आप देखेंगे तो 25 से आज 30 लाख जो लोग हैं कैंसर पेशेंट है आज। सो ऑलरेडी नंबर जो है, और आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको करंट नंबर्स मिलेंगे और वो नंबर को आप करेक्ट कर लेना, या आपका कोई डॉक्टर फ्रेंड है जो कैंसर सर्जन है तो उसको भी आप उसका भी हेल्प ले सकते हो। और ये नंबर्स को अपडेट करते रहना कि कितने कैंसर पेशेंट इंडिया में है, महाराष्ट्र में आप हो या आप गुजरात में हो, साउथ में हो, नॉर्थ में हो, कहां से भी हो, तो वहां के एरिया के कैंसर्स कितने हैं वो भी आप देख सकते हो। और बाद में जो है ये भी आप देख सकते हो कि कितने पेशेंट एवरी ईयर रजिस्टर हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, 7 लाख कैंसर पेशेंट एवरी डे, एवरी ईयर रजिस्टर हो रहे हैं। बाद में कितने लोगों का डेथ हो रहा है, तो मेरे पास जो रिसेंट डेटा है उसमें 5,56,400 लोग जो है उसका डेथ हो रहा है माय डियर फ्रेंड। तो ये लोगों ने कैंसर को इनवाइट किया? ना ना ना, ये कैंसर ने नॉक भी नहीं किया, डायरेक्ट एंटर कर गए उसके अंदर माय डियर फ्रेंड। सो 6 महीने का समझो कि स्टेज 1 कैंसर है तो 6 महीने का ट्रीटमेंट, या एडवांस स्टेज है, 6 महीने का जो है 20 लाख रुपए का वो ट्रीटमेंट का खर्चा है। और दूसरा चीज क्या होता है, आप ट्रीटमेंट के लिए भाग रहे हो, केमो ले रहे हो, रेडिएशन ले रहे हो, रिपोर्ट्स निकाल रहे हो, उसमें आप काम पे नहीं जा रहे हो, तो आपका काम जो इनकम जो है वो इनकम भी चला गया और जेब से पैसा भी जा रहा है। ऐसा चीज माय डियर फ्रेंड हो रहा है। सो मैंने ये जो अलग अलग 9 सिटीज में जो है मैंने अलग अलग देखा, आप जरा पढ़ लेना, मैं आपको ये नोट्स सब दे रहा हूं कि अलग अलग के जो नॉर्थ ईस्ट है, वेस्ट बंगाल है, साउथ कोस्टल इंडिया है, तो ये सब जगह पे अलग अलग जगह पे कैंसर क्यों हो रहा है ये सब मैं आपको डिटेल दे रहा हूं, आप पढ़ लेना। और इसमें देखना कि क्यों लोगों को कैंसर हो रहे हैं, और आप मैच भी कर लेना। तो ये डिटेल प्रेजेंटेशन में गोवा में क्यों हो रहा है, जो रेड मीट से हो रहा है, अल्कोहल से हो रहा है, टोबैको से हो रहा है जो है, और कौन सा कैंसर हो रहा है वो भी मैंने दिया हुआ है। बाद में गुजरात और राजस्थान में कैसे होता है, पंजाब में कैसे होता है, क्यों होता है, कौन से टाइप का कैंसर होता है, तो ये सब मैंने माय डियर फ्रेंड इसमें दिया हुआ है। आप इसको स्टडी करना, और आप जब भी क्लाइंट के सामने जाते हो, और आप कौन से एरिया से हो मुझे नहीं पता, तो वो एरिया के बारे में बात, तो क्लाइंट क्या हो जाएगा, रिलेट करेगा, क्लाइंट अपने आप को रिलेट करेगा। बाद में आपको क्या बताना है, इट स्ट्राइक्स टू एनीबडी, एनी टाइम, एनी एज। तो सामने वाला ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कम एज का हूं मुझे नहीं होगा, ये किसी को भी हो सकता है। और ये कोई नोटिस नहीं देता है या नॉक नहीं करता है, माय डियर सर आप रेडी है तो मैं आपके पास आऊं, कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी एज में। देखो ये 2012 में ये मनीषा कोइराला जो है वो शूटिंग कर रही थी खटमंडू में, और उसको पता चला उसका तबीयत खराब होने लगा, और उसने क्या लिखा, कैंसर इज नॉट द डेथ। इसलिए मैं बोल रहा हूं देयर इज होप, इसलिए मैं बोल रहा हूं कैंसर इज क्योरेबल। और आप पूरा स्टडी करोगे, और बहुत ब्यूटीफुल उसका इंटरव्यू है, आप जाओगे और आप एनडीटीवी का इंटरव्यू है, और मैडम बोल रही है कि सबसे जो है एक्सपेंसिव चीज है वो है मेडिकल। और मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इसमें, और आप जाके वो पूरा वीडियो देख लेना कि मनीषा कोइरा, और क्लाइंट को दिखाओ माय डियर फ्रेंड, आपको दुआएं देंगे, लोग आपको दुआएं देंगे, लोग मुझे दुआ दे रहे हैं। मैंने उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया है, ओल्ड एज प्रोटेक्शन दिया है, मेडिक्लेम दिया है, आज मेरे 25 साल के करियर में रोज मुझे दुआएं मिल रही है, रोज दुआएं मिल रही है। देखो युवराज सिंह को आप स्टडी करो, और वो जब भी वर्ल्ड कप खेल रहा था और तभी उसको सिम्टम्स आए, आज देखिए उसके पास ना एंडोर्समेंट है ना इनकम है। अभी उसने जो भी आज क्रिकेट में उसका जो है अर्निंग कैपेसिटी टोटल 0 हो गया।
2016 में आपने देखा होगा कि आईपीएल में सबसे महंगा उसको खरीदा गया, सबसे ज्यादा बीट उसके ऊपर हुआ। लेकिन आज आप देखो 2021 में, 2020 में उसके पास कुछ काम है कि नहीं। बाद में लीजा रे, मॉडल, मैं आपको ऐसे ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं जो सेलिब्रिटीज है, जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, कस्टमर भी जानते हैं। बाद में आप अपने अपने इनर सर्कल में से भी एग्जांपल दे सकते हैं विदाउट नेम। लीजा रे, अनुराग बासु, देखिए ये सब जिंदा है, ये सब जिंदा है आज, ये सब जिंदा है। मनीषा कोइराला भी है, युवराज सिंह भी है, अनुराग बासु भी है, ये मुमताज है। नरगिस नहीं है हमारे बीच, लेकिन कैंसर हुआ। तो इतने सालों से लोगों को हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसको भी कैंसर हुआ, इसको भी हुआ। तो आप स्टडी कीजिए, कितने लोगों का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। फिरोज खान को भी हुआ, विनोद खन्ना को भी हुआ। ये अमिताभ बच्चन के बाजू में कौन है? स्टडी कीजिए माय डियर फ्रेंड, आपको इतने एग्जाम्पल मिलेंगे, इतने एग्जाम्पल मिलेंगे, इतने एग्जाम्पल मिलेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट जो हमारा बना हुआ है, स्पेशली जो है, मैं तो LIC से हूं, तो मैं LIC का प्रोडक्ट को एंडोर्स करता हूं। तो मेरे पास LIC के ही प्रोडक्ट है, तो मैं देता हूं लोगों को। तो मैं बोलता हूं सर, ये किसी के पास जो है पैसा नहीं था, मीन्स ये कोई प्रोविजन नहीं था, रिस्क को ट्रांसफर नहीं किया था, उसके हिसाब से क्या हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। 2018 में इसको हुआ, सोनाली बिंद्रे को, इसको हुआ 2000, और आपने देखा लास्ट ईयर 2020 में डेथ हुआ। बाद में ये जो है, ये जो श्रीदेवी में, मीन्स श्रीदेवी की सिस्टर बनी थी, इंग्लिश में उसको हुआ। सो माय डियर फ्रेंड, सिंपल क्वेश्चन है, कैन यू प्रिवेंट कैंसर? और प्रिवेंट कर सकते थे तो ये लोग ने कर दिया होता था ना। तो वी कैन नॉट प्रिवेंट कैंसर, वी कैन नॉट प्रिवेंट कैंसर। और फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या हो, तो हो आ गया, तो फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या होगा, लॉस ऑफ इनकम में काम पे। और आप देखेंगे मनीषा कोइराला, सोनाली बिंद्रे, युवराज सिंह, लॉस ऑफ इनकम, क्योंकि अभी मैं नया काम नहीं कर पा रहा। ये सब जो लड़कियां जो है या जो भी है, उसका फेस वैल्यू होता है, क्रिकेट में स्टेमिना होता है, सब चला गया माय डियर फ्रेंड, इनकम चला गया। कॉस्ट ऑफ रेगुलर मेडिकेशन, तो रेगुलरली मुझे दवाई लेना पड़ता है, उसका खर्चा। कॉस्ट ऑफ डाइट, एक स्पेशल डाइट आता है उसके लिए, और सब महंगा होता है। लाइफस्टाइल डिटोरिएट होता है, लाइफस्टाइल नीचे चला जाता है। और जितने भी बड़े लोग होते हैं उसका बड़ा लाइफस्टाइल होता है, बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। और वो एक्सपेंसेस का पैसा कहां से आ रहा है, रेगुलर इनकम से। सेक्रीफाइस एस्पिरेशन, अभी मेरे बड़े बड़े, मेरी बेटी को मुझे जो है बड़ा एजुकेशन दे रहा है, अच्छा शादी करना है, तो मेरे एस्पिरेशन है, तो मुझे उसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। पेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, सबके EMI चल रहे हैं माय डियर फ्रेंड, बिजनेस में EMI है, पर्सनल लाइफ में EMI है, को कहां से देंगे, नया इनकम नहीं हो रहा है तो। कैंसर टेक्स अवे फैमिलीज लाइफ टाइम सेविंग, पूरा लाइफ का जो सेविंग है वो चला जाता है माय डियर फ्रेंड। सो ये सारा जो है बहुत बड़ा इंपैक्ट है, बीमारी का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो स्टेटिस्टिक क्या बोलता है, 69 लोगों के पास डील करने के लिए कोई तैयारी नहीं है, फाइनेंशियल कोई प्रिपरेशन नहीं। 31% के पास जो है खाली मेडिक्लेम कवर है, मेडिक्लेम कवर है। 26% को तो लोन लेते हैं मेडिकल का पेमेंट करने के लिए। 22% जो है वो फैमिली से हेल्प लेते हैं, फैमिली से, फ्रेंड्स से मांगते हैं, प्लीज हमें हेल्प करो। और मांगना माय डियर फ्रेंड बहुत ही जिंदगी का सबसे बड़ा जो है डिग्निटी जो है, मांगना जो है वो हमारा जो सेल्फ इमेज के ऊपर स्क्रैच करता है, दर्द देता है हम लोगों। 15% अपना पूरा सेविंग को खलास कर देते हैं। और बोला जाता है 2025 तक 10 में से 3 आदमी को कोई ना कोई टाइप का कैंसर होगा। इतना पॉल्यूशन है, इतना पेस्टिसाइड हो रहा है, फास्ट फूड, ये वो, लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग हो रहा है माय डियर फ्रेंड। और आपने रिस्क को ट्रांसफर नहीं किया, रिस्क को रिटेन किया, तो ये इम्पैक्ट आपके साथ हो सकता है। तो मैं तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, मेरा रोल है आपको बताना,
बाद में आपको रिस्क को रिटेन करना है, रिस्क को ट्रांसफर करना है, ये आपके हाथ में है। सो माय डियर फ्रेंड, कैन यू प्रिपेयर फॉर इट? आप उसका तैयारी, कैंसर के अगेंस्ट तैयारी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, मैं तैयारी। और आपको क्या चाहिए? 3M चाहिए, 3M चाहिए। सो हाउ कैन यू प्रिपेयर इट? हाउ कैन यू प्रिपेयर इट? ट्रांसफर दिस रिस्क। अभी कोई ले सकता है तो उसको दे दो, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। So we may or may not avoid this deadly disease. We can surely avoid the loss of financial condition and status in case is diagnosed. So which is available with the zero cost and amazing benefit. Zero cost, my dear friend. कुछ भी नहीं हुआ तो पैसा रिफंड हो जाएगा। कैसे रिफंड होगा? सो आपको क्या करना है? कैंसर प्लान के साथ, आदमी 40 के नीचे है, कैंसर प्लान के साथ आपको एंडोमेंट प्लान का कॉम्बिनेशन करना है। तो वैसे जो प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, तो वीएम प्रो के अंदर, डेटाकॉम के अंदर एक जो है कैंसर कवच करके है, तो 40 के अंदर है, बहुत ही कम प्रीमियम में आपको वो प्लान भी ऐड हो जाएगा। यहां नहीं होता है, 40 के ऊपर है, प्योर कैंसर दो, जीरो कॉस्ट निकाल दो, लेस कॉस्ट डाल दो, या आप क्या सकते हो, मैनेजेबल कॉस्ट डाल दो, कोई भी वर्ड लिख सकते हो, राइट? सो 3M आपको कैंसर के टाइम में 3M अगेंस्ट कैंसर चाहिए। एक चाहिए मेंटल स्ट्रेंथ, माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। दूसरा चाहिए मेडिसिन, और तीसरा चाहिए मनी। और माय डियर फ्रेंड, मेंटल स्ट्रेंथ और मेडिसिन मैनेज हो सकता है मनी से। मनी रहेगा ना माय डियर फ्रेंड, हम कोई भी चीज से फाइट कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी आ गया तो। देखिए माय डियर फ्रेंड, 35% जो है ये आपका मेडिकल एक्सपेंसेस है, लेकिन 65% जो है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस है। तो आपका मेडिक्लेम जो है वो स्टैंड एलोन प्लान है, लॉस ऑफ इनकम नहीं देता है। तो जो नहीं दिख रहा है 35% जो है वो मेडिसिन, सर्जरी, केमो, रेडिएशन, ये सबसे कवर हो जाएगा। लेकिन 65% है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ इनकम, आपको रीलोकेशन करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ फूड, सप्लीमेंट्स, ये सब का नहीं मिलता है, और सबसे बड़ा लॉस ऑफ इनकम है माय डियर फ्रेंड। तो अपने को वो टेक केयर करना है। ट्रांसफरिंग रिस्क give you financial relaxation in case of emergency. तो हम लोग सर आपके बिहाफ में ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, मेरी कंपनी ये रिस्क लेने के लिए तैयार है, जिसमें आपको क्या देगी, तो डिफरेंट कैश बेनिफिट इन केस ऑफ अर्ली स्टेज और अ मेजर। अर्ली स्टेज में डायरेक्ट आपको समझो आपने 50 लाख इंक्रीजिंग लिया है, क्योंकि मेरा 50 लाख जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश साइज होता है, और आपने इंक्रीजिंग लिया है, तो वो 5 साल में 75 लाख हो जाएगा। जैसे मैंने 3 साल पहले लिया है, तो मेरा ऑलरेडी 65 लाख हो चुका है। तो मैं उस तरीके से लोगों को बताता हूं। तो आपको दोनों तरीके से बता सकते हैं, 50 लाख का लेके और इंक्रीजिंग का लेके, और मैंने डायरेक्ट 75 लाख का बता दिया है। और जैसे ही ऐसे अर्ली स्टेज आया, तो 25% ऑफ जो आपका करंट वैल्यू है उतना आपको रिफंड करेंगे, और मेजर स्टेज में गया तो 75 लाख इमीडिएट मिल जाएगा। अभी आपको क्या बताना है, इसको कनेक्ट करना है। सर 75 लाख का मतलब क्या है, कि आपका लॉस ऑफ इनकम हो रहा है, नया इनकम नहीं आ रहा है, तो ये 75 लाख आपको मदद करेगा कि बेटी का शादी आ रहा है, मेजर एक्सपेंसेस, बेटी का शादी आ रहा है, या बेटी का एजुकेशन आ रहा है, बेटे का एजुकेशन आ रहा है, उसमें आपको काम में आएगा। माय डियर फ्रेंड, मेरे ईएमआई है, मैंने अभी घर लिया था, और मेरे पर मंथ 1 लाख का ईएमआई है, तो मुझे उसमें ईएमआई पेमेंट करने में मदद आएगा। मेरे रूटीन एक्सपेंस है, तो ये सारा एक्सपेंसेस जो मेजर एक्सपेंसेस है उसमें मुझे मदद करेगा। जितने भी, तो आप लिख सकते हो उतने मेजर एक्सपेंसेस लिख सकते हो। मेरा कार का लोन है, तो लोन का ईएमआई मैं कैसे पे करूंगा, तो उसमें मुझे मदद करेगा। सो ट्रांसफरिंग रिस्क, जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, ऐसा कुछ भी होता है, फर्स्ट स्टेज में 3 साल आपको कोई भी LIC का जो एक प्लान है, कैंसर प्लान, उसमें आपको पे नहीं करना है, और नो प्रीमियम पे फॉर और मेजर स्टेज कैंसर। और माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल बेनिफिट है। जैसे मैंने लिया था तभी मेरा एज 47 था, तो मेरा प्रीमियम जो है सीज हो गया, जो है लेवल हो गया 47 के एज में।
और जिसने 51 के एज में लिया उसको 51 में हो गया, जिसने 40 के एज में लिया उसको 40 के एज में कम प्रीमियम में उसका लेवल प्रीमियम हो गया। वही प्रीमियम चार्ज मेडिक्लेम के माफिक इसको हाई 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 नहीं करते जाएंगे। और माय डियर फ्रेंड 75 लाख दे दिया और उसके बाद 120 मंथ्स तक एवरी मंथ 75,000 मिलेगा, जिससे मेरा घर का दूध का खर्चा, ग्रोसरी का खर्चा, वेजिटेबल्स का खर्चा, जो मिनिमम लोगों के घर में मेंटेनेंस का खर्चा, ये 75,000 में हो जाएगा। और वो जो 75 लाख है, मेरी बेटी का शादी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, कुछ भी बाकी नहीं है, लेकिन मेरा मेडिक्लेम समझो ग्लोबल नहीं है और मुझे ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाना है, तो मैं क्लाइंट को बताता हूं सर 75 लाख में आप जैसे ऋषि कपूर गया, जैसे ये लोग जाते हैं, सेलिब्रिटी जाते हैं, आप भी जाके वहां पे वर्ल्ड में जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आप ले सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो 75 लाख वो दे दिया अपफ्रंट और 75,000 एवरी महीना इंटू 12, तो कितना हो गया माय डियर फ्रेंड? 9 lakhs। तो मैं लिखता हूं क्लाइंट के सामने इंटू 10 years तो हो गया 90 lakhs। सो 90 lakhs प्लस 75 lakhs मतलब 1.65, 1 crore 65 lakhs ये आपको मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, लास्ट स्लाइड, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर। Fear not, for I am with you. Be not discouraged. I am your financial coach. I will strengthen you. I will guide you. I will uphold you with my righteous right hand. Rush before emergency strike. तो ऐसे करके पूरा बुक मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको देने वाला हूं। तो बुक आपको प्रेजेंट करना है। और ऐसे केसेस है आपके पास में, कोई क्लाइंट का केस है तो ऐसे ऐसे कोई केसेस है, वो केसेस आप दिखा सकते हो फोटो लेके। आपका खुद का, आपको तो खुद को भी लेना है, तो ऐसा करके आप दिखा सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड, अभी आपको प्रोबेबल क्या आएगा, प्रोबेबल आपको ऑब्जेक्शंस क्या आएगा? मेरे पास मेडिक्लेम है, मैं क्यों लूं? तो आपको क्या बोलना है? मेडिक्लेम स्टैंड अलोन है और ये क्रिटिकल इलनेस स्टैंड अलोन है, दोनों के अलग अलग बेनिफिट है। मेडिक्लेम हॉस्पिटल एक्सपेंसेस है, ये आपको लॉस ऑफ इनकम एक्सपेंसेस है। लोग बोलेंगे प्रीमियम बहुत ज्यादा है। अभी समझो मैंने मेरे 47 के एज में लिया, मेरा साल का आप देखेंगे 62,000 प्रीमियम है। तो मैं क्या बताता हूं, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एग्जांपल। तो मैं उनको बताता हूं सर मैंने ये समझो कि मैंने 23 इयर्स या मैंने 30 इयर्स पे किया फॉर एग्जांपल, तो ये मोटा मोटी कितना हो गया? तो 18 लाख 20 लाख पकड़ लेते हैं। तो मैंने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, राइट? और 20 लाख को भी मैंने जो 62 मैंने दिया 20 लाख में, उसमें इंटरेस्ट नहीं पकड़ रहा हूं अभी। तो 20 लाख के सामने मेरे पास कितने का प्रोविजन है, सील्ड है, प्रोटेक्शन है? 1 करोड़ 65 लाख का। तो सर ये तो गुड डील है, क्योंकि मैं आज 62,000 अफोर्ड कर सकता हूं मेरी इनकम से, लेकिन 1 करोड़ 65 लाख कल जो मुझे जो मिल रहा है और वो मुझे निकालना पड़ेगा, शायद मैं वो अफोर्ड ना कर पाऊं। और ये तो 75 लाख का प्रोविजन दिया है, मेरी कंपनी ने ज्यादा दिया होता तो मैं आपको ज्यादा बोलता था, ये मैक्सिमम है। और ज्यादा कभी करेंगे तो मैं आऊंगा वापिस आपके पास ये करने के लिए। तो ये तो अपने को, हम लोगों को, जैसे हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं, यहां से मैं अमेरिका जा रहा हूं, तो कैसे हम लोग करते हैं कि अमेरिका में 30 दिन रहने वाला हूं तो मैं ट्रैवल इंश्योरेंस निकाल के जाता हूं, पासपोर्ट का, इसका, बैग का, सबका मैं इंश्योरेंस निकाल के जाता हूं, क्योंकि मैंने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया। कोई भी कंट्री में मुझे जाना पड़े और वहां पे एक्सपेंसिस बहुत है, तो वो एक्सपेंसिस मुझे बेयर ना करना पड़े, इसके लिए मैं करता हूँ। सब मेरे क्लाइंट मान जाते हैं, कोई भी क्लाइंट ना नहीं बोलता है, क्योंकि मैंने वैल्यू को कम कर दिया। जो रिस्क जो उसका 20 लाख रुपया को बढ़ रहा है, उसके सामने मैंने 1 करोड़ 65 लाख को ज्यादा दिखा दिया। और क्या गलत किया? सही है ना, एक भी चीज गलत नहीं है माय डियर फ्रेंड। कोई भी, सेलिंग इज व्हाट, मेरे गुरु ने बोला है, सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म। आपका कन्विक्शन है कि नहीं? और आपका कन्विक्शन है तो सामने वाले का कन्विक्शन होने ही वाला है, होने ही वाला है। और बोलता है, मैंने एक क्लाइंट को बोला और उसको बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, मैं बोला सर कुछ भी नहीं हुआ, ऊपर वाले का आशीर्वाद।
आपके अच्छे कर्म, ये सब मिलाया और आपने 62,000। आज दीपक धाबलिया क्या सोचता है? कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे तो डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मुझे बीमारी। तो मैं लोगों को बोलता हूं सर, जिससे ये प्लान उसने लिया था, मैं बोलता हूं सर आपने ऐसा समझो एवरी ईयर आप 62,000 का डोनेशन कर रहे हो, महीने का 5,000, ऐसे भी आप इतना डोनेशन कर रहे हो, तो ये डोनेशन है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमारे लोगों के पास से पैसा लेती है, पूल क्रिएट करती है, और 1000 में से एक आदमी को हुआ, 2 आदमी को हुआ, उसको ये पैसा आपका जो है वो उसके घर में जाता है। ये इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो ये डोनेशन हो गया ना सर। महीने का 5,000 डोनेशन कहां पे खटकेगा? महीने का 10,000 डोनेशन कहां पे खटकने वाला है आपका इतना इनकम के सामने? तो मेरा मानना ये है, ये सभी के पॉकेट में ये प्लान होना चाहिए। अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर क्लाइंट के पास कैंसर प्लान होना चाहिए, हर क्लाइंट के पास ऐसा रीएम्बर्समेंट होना चाहिए, हर क्लाइंट के पास पॉकेट में उसके फैमिली का ये सुरक्षा कवच होना चाहिए। सो ये होप के साथ कि आप हर क्लाइंट को अच्छी तरीके से कन्विंस कर पाओगे, आपका फायदा नहीं उसका फायदा, क्योंकि ये उसका फायदा है। तो हैप्पी सेलिंग, मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और मेरा वादा है आप खुद ले लोगे, क्योंकि आप भी रिस्क को रिटेन नहीं करना चाहते, रिस्क को ट्रांसफर करना चाहते। तो आप पहले खुद लो और बाद में सब लोगों को आपका पॉलिसी, मैं मेरा पॉलिसी दिखाता हूँ लोगों को कि मैंने भी लिया है, क्योंकि मैं रिस्क रिटेन नहीं कर सकता हूँ। 1,65,00,000 में छोटा अमाउंट नहीं है। थैंक यू सो मच। सो दीपक धाबलिया साइन ऑफ कर रहा है, और हम लोग मिलते ही रहेंगे ये प्रोग्राम के माध्यम से, और मैं नए नए आइडियाज आपके सामने पेश करते रहूंगा। और यही तरीका है, क्योंकि स्टीव जॉब ने बोला है इनोवेशन इज द ओनली वे टू विन। तो आपको जीतना है तो आपको इनोवेट इस तरीके से करना है। तो ये मेरा तरीका है, एंड मैं ऑलवेज बोलता हूँ माई वे इज हाईवे, आपको हाईवे पे लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच।